देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक होती है आपकी ख्वाहिश, एक होती है आपकी विल। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को वापस लेने से पहले जो होमवर्क करना चाहिए था वो सक्सेसिव सरकारों ने नहीं किया, हिंदुस्तान के जिहादी मुसलमानों के दबाव में। इस सरकार ने संवैधानिक तौर पे जो काम करने थे उसमें आर्टिकल 35A और 370 सबसे पहले था। जब आप पाकिस्तान के ऑक्युपाइड कश्मीर को लेने की बात करते हैं तो पहला सवाल दुनिया में ये उठता है कि जो आपके पास है वो तो आपके पास नहीं है। तो पहले 370 हटा करके आपने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया। आर्टिकल 35A जो सबसे ज़्यादा खतरनाक था उसको हटाया और पूरे देश को समझाने की कोशिश की कि कैसे सक्सेसफुल सरकारों ने इसके ऊपर राजनीति की। लेकिन मैं इसके लिए वर्तमान सरकार से पहले नरसिम्हा राव सरकार की उस रेजोल्यूशन को सैल्यूट करता हूं कि नरसिम्हा राव ने लोकसभा के अंदर एक रेजोल्यूशन रखा और कहा 24 फरवरी 1994 को कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर एक विवाद का विषय है और विवाद सिर्फ इतना है कि जो पाकिस्तान के पास जम्मू कश्मीर का हिस्सा है उसे वापस लेना है। ये भारत की संसद में नरसिम्हा राव द्वारा रखे प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। अब संविधान पार्लियामेंट के अंदर जब कोई रेजोल्यूशन पास होता है तो वो किसी पार्टी का, सरकार का नहीं होता, फिर वो संसद का होता है। इस सरकार ने उस प्रस्ताव के आगे जो काम करना है उसकी तैयारी कर रही है। अब ये एक ऐसा मामला है कि सार्वजनिक मंचों से ये नहीं कहा जाता कल लेंगे हम, क्योंकि इसमें रणनीतिक मामला है, इसमें सामरिक तैयारी करनी होगी, इसमें सैनिक तैयारी करनी होगी, उसके कई सारी दूसरी चीज़ें होंगे, अंतर्राष्ट्रीय माहौल को देखना होगा। तो मुझे इस बात का यकीन है इस सरकार में कि ये सरकार देश के साथ साथ राष्ट्र चला रही है और राष्ट्र के साथ साथ जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको किस तरह जोड़ रही है। और उसका नमूना यह है कि 3 साल पहले तिरुपति का मंदिरों के शहर जम्मू में उनका स्थापना हुई। तो मुझे कोई शक नहीं है कि 2024 के परिणाम इस बात को तय करेंगे कि ये देश पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को सच में लेना चाहता है या नहीं, क्योंकि इस पड़ाव पे सरकार का बदलाव जो है इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल देगा। सर, यहाँ सवाल ये भी उठता है कि आपने कहा सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने जो किया जाना था वो नहीं किया, जो रूपरेखा जो तैयारी करनी थी, लेकिन वो जो लोग जो POK से आए, POJK से आए, उनकी तरफ भी कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया। वो भी आज भी वो भेदभाव की बात करते हैं। देखिए, मैंने कहा कि आप एक तरफ एक बहुत बड़ा इशू आपने उठाया और एक तरफ आपने बहुत छोटा सा इशू उठाया। सरकारें जब कोई फैसला लेती हैं तो उसमें सिर्फ एक ही इशू नहीं होता, उसमें बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। 370 हटेगा नहीं हटेगा, ये तमाम सारी बातें हो रही थी। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई भारत में जो कल तक कोई सोचता नहीं था। तो सरकारों को इस बात की लिबर्टी देनी चाहिए कि उनके लिए राजनीतिक तौर से, सामरिक दृष्टि से कब किस इशू को उठा करके समाप्त करना है। तो 370 कब किया? जब उनको लगा कि हमने तैयारी कर ली है। ये जो POJ की आप बात कर रहे हैं, जो लोग यहाँ आए हैं, उनको कब शामिल करना है, इसके लिए जम्मू कश्मीर के सनातनी हिंदू और कश्मीर के सनातनी हिंदुओं को एक आवाज़ में उठाना होगा, तब सरकार सुनेगी। पहले जनमानस को तैयार किया जाता है, फिर सरकार एक्शन लेती है। सरकार एक्शन ले लेती है और जनमानस तैयार नहीं होता तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो जो बात आप कह रहे हैं वो मेरे संज्ञान में भी है और मुझे लगता है कि सत्ता पे जो लोग बैठे हैं उनकी कुछ बातों से ऐसा लगता है, क्योंकि कुछ लोगों ने शायद अभी 370 के ऊपर कोई बात कही थी और आज ही सुबह देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि ब्रह्मांड की भी कोई ताकत 370 हटा नहीं सकती। तो अगर देश का प्रधानमंत्री इस बात को रिपीट कर रहा है तो इसका मतलब है कि इस देश में बहुत सारी ताकतें हैं जो इसको हटाने में लगी हुई हैं या इसके खिलाफ को चला रही हैं। तो सरकार के नाते मुझे लगता है कि ये सरकार पे छोड़ देना चाहिए तो वो किस विषय को कब उठाएगी, यहाँ के कश्मीरी जो पाकिस्तान से आए तो उनको कब कितना देगी, कैसे देगी, क्योंकि इस व्यवस्था में पिछले 70-80 साल से जो जिहादी एंटी हिंदू, एंटी भारत लोग बैठे हुए हैं उनको आप एक रात में नहीं समाप्त कर सकते। जी, इट विल टेक टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री का ये कहना कि ब्रह्मांड में कोई अब शक्ति